डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज कानूनी रूप से भारत में है ही नहीं। अगर कोई अचानक फोन व्हाट्सएप कॉल करके ऐसा अगर आपके सामने दावा करता है तो अब ये खबर आपके काम की है कि आखिर हम क्या करें। अगर आपके पास भी कॉल आए गुरु कि भैया हम एटीएस से बोल रहे हैं और आपके खाते का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, शायद एक बार में आपको ये लगेगा कि कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, ऐसा हर कोई सोच लेता है, कहीं फर्जी कॉल तो नहीं है। लेकिन जब सामने वाला आपको सबूत पे सबूत दिखाने लग जाए और ऐसे ऐसे सबूत जिनको देख करके आपको भी लगने लगेगा कहीं ये सच तो नहीं है, और फिर आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि कहीं अकाउंट का इस्तेमाल तो भैया किसी ने कर तो नहीं लिया है, अगर कर लिया है तो फंसेंगे तो हम ही ना। कौन मानता है? 10 साल लग जाते हैं इस देश के कानून में, चप्पलें घिस जाती हैं अपने आप को सही साबित करने में। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यहां पर साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को बेहद चालाकी से अपने जाल में फंसा करके बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। मदन महल क्षेत्र में रहने वाले एमपीवी से रिटायर्ड हुए अधिकारी को ठगों ने खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का अधिकारी बताते हुए व्हाट्सएप कॉल की और फिर इसके बाद एक फर्जी एनआईए डिजिटल अरेस्ट के वारंट भेज करके उन्हें आतंकी फंडिंग में संलिप्त होने का डर दिखाया। अधिकारी साहब सीधे थे, इतना ज्यादा डर गए कि वो खुद को ही दोषी मानने लगे। और होता भी यही है, क्योंकि ऐसे जालसाज आपके दिमाग को हैक करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने अधिकारी साहब को किसी से बात भी नहीं करने दी और पूरे 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट वो उन्हें रखे रहे। और भाई क्या गजब का दिमाग लगाया इन अपराधियों ने। एक अरेस्ट वारंट बिल्कुल असली वाला बनाया, एक नकली कंट्रोल रूम भी बनाया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और अन्य एजेंसियों के फर्जी नोटिस भी इन लोगों ने हूबहू असली जैसे तैयार कर लिए थे। 70 साल के अविनाश चंद्र दीवान ने सोचा भी नहीं होगा कि व्हाट्सएप कॉल उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। भयभीत दीवान इन धमकियों के झांसे में आ गए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें 5 दिसंबर तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल ऑन रखने का दबाव भी बनाया और कहा कि वे जांच के चलते डिजिटल अरेस्ट में हैं। 3 दिनों तक उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई और लगातार मानसिक दबाव भी बनाया गया। घबराए हुए दीवान ने उनके बैंक खातों में 30 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी ठग उन्हें लगातार परेशान करते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपने परिजनों को फिर पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार की सलाह पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। अविनाश चंद्र दीवान ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है। फिलहाल साइबर सेल ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है और आरोपियों को पता लगाने के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि साइबर ठगों ने पीड़ित को अलग अलग करीबन 15 से ज्यादा नोटिस भेजे थे, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आरबीआई के नाम से बने हुए थे। भेजे गए सारे दस्तावेजों में एजेंसियों के लोगो और सिग्नेचर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देख करके कोई भी व्यक्ति धोखा खा सकता है। अब थाना प्रभारी ने बताया है कि अलग अलग खातों में करीबन 30 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर कर लिए गए हैं। इस संबंध में साइबर सेल के द्वारा उन खातों पर हॉल लगाया जा रहा है, जिससे उन पैसों को रोका जा सके। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अगर कोई अचानक फोन व्हाट्सएप कॉल करके ऐसा अगर आपके साथ में दावा करता है तो अब ये खबर आपके काम की है कि आखिर हम क्या करें। सबसे पहले तो जैसे ही आपके पास में कॉल आए तो आप शांत रहें और कॉल को सीधे कट कर दें, क्योंकि कोई भी सरकारी एजेंसी एनआईए, सीबीआई, ईडी, आरबीआई या पुलिस कभी भी फोन या फिर व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी की धमकी दे करके पैसे नहीं मांग सकती है। यह 100% स्कैम है। किसी से भी पैसे कभी ट्रांसफर ना करें, चाहे कितना भी डराए। कोई सरकारी एजेंसी आपसे अपना केस सेटल करने के लिए पैसे नहीं मांग सकती है। किसी अनजान व्यक्ति को अपना स्क्रीन शेयर, एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि ये सब बिल्कुल ना दें। ये ठग इसी से आपके फोन को, बैंक को कंट्रोल करते हैं। तुरंत परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को जरूर बताइए और अकेले बिल्कुल ना रहिए। ठग यही चाहते हैं कि आप डर करके किसी से भी बात ना करें, क्योंकि तभी वो आपके दिमाग को सही तरीके से हैक कर पाएंगे। पुलिस या साइबर सेल में शिकायत जरूर करिए और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 जो 24 घंटे 7 दिन चलता है, तुरंत डायल करिए। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतना पैसा रोकने का चांस जो है सबसे ज्यादा रहता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि अब हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत कोई भी व्यक्ति
आपको फोन पर अरेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। गिरफ्तारी केवल फिजिकल रूप से पुलिस करके ही हो सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 4160 में भी, जो अब बीएनएसएस में है, कोई भी एजेंसी आपको वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में नहीं रख सकती है। आपको वकील से मिलने, परिवार को सूचित करने का पूरा अधिकार है। अगर कोई आपको धमकी दे रहा है तो वह खुद जो है आईपीसी और बीएनएस की कई धाराओं में अपराध कर रहा है। धारा 319 और 320 बीएनएस की जो आपराधिक धमकी से जुड़ी हुई है वो ये सब बताती है, और धारा 318 जो बीएनएस की है उसमें धोखाधड़ी से जो जुड़ी हुई बातें लिखी हुई हैं उसमें भी साफ जाहिर है। और धारा 66D आईटी एक्ट, पर्सोनेशन द्वारा जो धोखा है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना ताकि किसी को भी धोखा दिया जा सके, वो हमको इससे आगाह करती है। धारा 66C आईटी एक्ट मतलब आइडेंटिटी चोरी करना, ये भी जो है धारा उन अपराधियों पर लगती है जो वो क्राइम कर रहे हैं। अब सवाल है कि अगर सच में किसी के खाते से आतंकी फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए तब क्या करना चाहिए? यही तो हुआ है इस केस में। डिजिटल अरेस्ट होने वाले व्यक्ति को यही तो लगा होगा कि उसके खाते का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया गया है। तो आप सीधी मेरी एक बातों को ध्यान रख लीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। असली केस में जहां कुछ ऐसा क्राइम अगर हुआ भी होगा तो एनआईए, सीबीआई, ईडी आपके घर पर आएंगी और लिखित में समन लाएंगी या फिर वारंट दिखाएंगी। आपको थाने, ऑफिस बुलाया जाएगा, फिर वहां पर पूछताछ होगी। आपका फोन जब्त किया जा सकता है, लेकिन कभी भी पैसे मांग करके केस खत्म करने की बात ही नहीं होगी। आपको वकील लेने का भी पूरा अधिकार होगा। अगर आप निर्दोष हैं और खाते का दुरुपयोग हुआ है, जैसा कि उस रिटायर्ड अधिकारी के साथ में हुआ, तो उनको तुरंत अपने बैंक को सूचित करना ही चाहिए था और अपना खाता फ्रीज करवाना चाहिए। इसके अलावा वो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा सकते थे, और यहां तक कि उन्हें खुद अपनी तरफ से एनआईए या फिर ईडी को खुद संपर्क करना चाहिए था। जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर किस बात का? आप बचाव के लिए गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन, व्हाट्सएप पर पैसे नहीं मांग सकती है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज कानूनी रूप से भारत में है ही नहीं। कोई भी फर्जी वारंट या नोटिस आए तो उसमें दिए हुए नंबर पर कभी कॉल ना करिए। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर चेक करके ही कॉल करना चाहिए। फिर एक बार 1930 में आप जो है जानकारी दे सकते हैं, या फिर cybercrime.gov.in पर भी तुरंत शिकायत कर देना चाहिए। परिवार में एक दूसरे को जागरूक करिए और खासकर बुजुर्गों को, क्योंकि ये लोग आज की टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित नहीं है। इस जबलपुर केस में भी यही हुआ है। 15 फर्जी नोटिस, नकली कंट्रोल रूम, 3 दिन तक वीडियो कॉल ऑन रखवाया गया। यह सब पहले से प्लान्ड स्क्रिप्ट थी जो पाकिस्तान, कंबोडिया, दुबई आदि से ऑपरेट होने वाले गैंग बाखूबी चला रहे हैं। संदेश साफ है कि डरे नहीं, कॉल काटें और 1930 सीधे डायल कर दें। अगर आपके परिवार या फिर जान पहचान में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी तुरंत मदद करिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।